वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हिंदी ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक समास। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इट। समास जो होता है वो होता है क्या है, तो सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं। तो समास जो होता है वो एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, या फिर कह सकते हैं संक्षेप, यानी कि किसी चीज़ को संक्षेप में हम कह कर लिखते हैं या संक्षिप्तीकरण करते हैं तो वही हमारा समास है, जिसमें दो पदों का योग होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो समास है वो दो पदों का योग है या दो शब्दों का योग ही क्या हमारा समास होता है। ठीक है, और इसका नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि कारक चिन्ह, विभक्ति या अवयव का लोप होता है, यानी कि कुछ चीज़ें इसमें जो होती है वो छुप जाती है, क्योंकि जब दो पद आपस में योग होते हैं तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, कारक चिन्ह, विभक्ति, अवयव, ये अपने आप उसमें क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था इसके बारे में थोड़ा इंट्रो। उसके बाद हो गया कि समास का कितना प्रकार होता है। तो समास जो होता है वो 6 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, और ये जो 6 टाइप होते हैं समास के वो कौन कौन से हैं, तो पहला टाइप हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास को पहचानने का मैं ट्रिक बता रही हूँ, 3 ट्रिक है। पहला ट्रिक तो ये है कि उसमें हमें इस तरह के हाइफन देखने को मिल जाएगा, यानी दो शब्द आपस में हाइफन में, इंग्लिश में इसको हाइफन बोलते हैं, तो इसी हाइफन से जुड़े होंगे, बीच में आपके दो शब्द होंगे, उनके बीच में आपको ये वाला साइन दिख जाएगा, तो द्वंद्व समास है। या आपको साथ दो शब्द जो होंगे वो और करके जुड़े होंगे तो वो भी द्वंद्व समास कहलाएगा। या तो आपको वो दो शब्द विलोम में दिखेंगे तो भी वो द्वंद्व समास होगा। जैसे कि मैं बात करूं लड़का लड़की, ठीक है, तो एक तरह से नहीं लग रहा है कि लड़का लड़की एक दूसरे का विलोम लग रहा है। ठीक है, तो ये विलोम शब्द भी आपको दिख जाए तो भी वो कैसा समास, द्वंद्व समास। और इस वाले जो समास होता है द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, यानी कि जैसे मैंने अभी बोला कि जैसे विलोम शब्द से समझ सकते हैं लड़का और लड़की, तो लड़का जो है वो खुद में प्रधान है। ठीक है, और एक लड़की वो अपने आप में भी एक प्रधान है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दोनों ही प्रधान वाक्य की तरह काम करेंगे। तो इस द्वंद्व समास में बात करें तो दोनों ही पद क्या होंगे, प्रधान होते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व समास के लिए यही है कि हमें ये हाइफन चिन्ह और विलोम शब्द देखना है और दोनों पद की प्रधानता देखना है, तो इससे हमें पता चल जाएगा ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास सबसे आसान होता है क्योंकि ये संख्यावाचक पद होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि द्विगु समास जो होता है ना उसमें संख्या रहती है, जैसे हम पंचवटी बोल देते हैं, ठीक है, नवयुग बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो नौ नहीं लग रहा है कि 9 है यानी 9 है, तो आपको नहीं लग रहा जब मैंने बोला पंचवटी, तो पंचवटी में क्या है, 5 है। ठीक है, तो जो शब्द आपको दिया रहेगा उसमें शुरू में आप जब उसको पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि कोई संख्या है, तो आपका कोई और समास नहीं, सिर्फ और सिर्फ द्विगु समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ऐसा समास है जिसमें आपका कारक चिन्हों का लोप होता है। कौन सा चिन्ह, कारक चिन्हों का लोप, यानी कि कारक चिन्ह कौन से होते हैं, तो हमने बचपन में पढ़ा होगा या पढ़ते हैं कि कारक चिन्ह 8 होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो ये वाला जो साइन होता है ना, ये कौन सा चिन्ह होता है, कारक चिन्ह। तो यही कारक चिन्ह इसमें लुप्त होता है जो हमें नहीं पता चलता है। ठीक है, और इसमें उत्तर पद जो होता है ना, यानी कि उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है। तो क्वेश्चन आता भी है कि किस समास का उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है, तो वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, और ये तत्पुरुष समास जो होता है वो आगे 6 प्रकार में बटा होता है। और तत्पुरुष समास को अगर मैंने बोला कारक चिन्ह में जैसे लोप होता है, तो इसको आप पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो मैं इसको ट्रिक बता देती हूँ कि तत्पुरुष समास रहेगा, जैसे कि मैं बात करूँ विद्यालय। ठीक है, तो एक शब्द है, पूछ दिया ये कौन सा समास है, तो आप विग्रह कीजिएगा। ठीक है, आप उसको विग्रह कीजिएगा तो आप क्या बोलिएगा, विद्या के लिए आलय, यानी कि जहाँ विद्या प्राप्त होती है तो विद्या के लिए, तो के लिए हमें पता है कि क्या है, कारक चिन्ह है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, तो के लिए है ना, तो यहीं पे क्या बोलेंगे कि कारक चिन्ह है यहाँ पे, तो इसीलिए विद्यालय जो हो गया वो कैसा समास है, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, तो तत्पुरुष समास भी आई होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट होता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की विशेषता सबसे इम्पॉर्टेंट यही होती है कि इसमें जो पहला इसका पद होता है वो क्या रहता है, विशेषण रहता है। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है विशेषण कहते कि किसे, यानी जो विशेषता होती है किसी की भी वही विशेषण है। ठीक है, तो इसका पहला ही पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य। और विशेष्य भी मैंने पढ़ाया है कि जो व्यक्ति, विशेष स्थान या कोई भी चीज़ जिसके बारे में विशेषता बताई जा रही है उसी को क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि विशेषण विशेष्य किसे कहेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर कर्मधारय समास को पहचानना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं होगा विशेषण विशेष्य किसे कहेंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे। तो विशेषण जिसकी जो विशेषता है वो विशेषण होगी, और जिसकी विशेषता है जिसके बारे में बोला जा रहा है वो कौन हो गया, विशेष हो गया। ठीक है, जैसे राम मोटा है तो मोटा क्या हो गया, वो विशेषण हो गया, और राम है मोटा तो राम के बारे में बोला जा रहा है तो वो क्या हो गया, विशेष हो गया। ठीक है, तो जब भी हमें अपना शब्द दिया हो और उसमें ऐसा लगे कि पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य है, तो हमें कर्मधारय समास को उसमें टिक करना है कि वो कर्मधारय समास होगा। लेकिन आप उससे, जैसे कि कर्मधारय समास जो है उसमें क्या है जो या के समान के मतलब इसमें हमारा विग्रह करते समय ऐसा उच्चारण आता है। कैसे, जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है, महान के समान आत्मा, तो ऐसा नहीं लग रहा है जो के समान आएगा। तो जब भी हम शब्द इसमें उच्चारण करेंगे तो इसमें है जो या के समान आता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, तो कर्मधारय समास के लिए हमारे यही ट्रिक रहेगा कि है जो या के समान क्या जब भी उच्चारण आएगा तो वो कौन होगा, कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है हमारा बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास जो होता है ना, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, अन्य पद प्रधान होगा, और इसका अर्थ भी कैसा होगा, नया होगा, अर्थ दूसरा निकलेगा। ठीक है, जैसे दशानन, ठीक है, यानी कि कोई पद प्रधान नहीं है, किसी और के बारे में बोला जा रहा है और दूसरा इसमें नया अर्थ निकाल रहा है। दशानन मतलब रावण के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, इसमें विग्रह करते हैं तो क्या साउंड आता है जिसका, यानी दशानन जैसे मैंने बोला, यानी 10 है आनंद जिसके सॉरी, यानी 10 है आनंद जिसके, 10 है सिर जिसके। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, दशानन। ठीक है, तो है जिसका जिसके, ये जब भी सेंस आ जाएगा तो कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, जब भी आपको देवी देवताओं के नाम से रिलेटेड कुछ आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि वो बहुव्रीहि समास नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हो गया लास्ट वाला हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होता है, इसमें जो हमारा पूर्व पद होता है यानी कि हमारा पहला पद वो जो होता है प्रधान होता है। ठीक है, और इसमें हमेशा उपसर्ग रहता है, या अव्यय बोल सकते हैं, तो आप उपसर्ग से ज़्यादा समझ पाएंगे। इसमें क्या रहता है, उपसर्ग रहता है, और ये उपसर्ग का ट्रिक है, जब भी आपको किसी शब्द जो होता है उसकी स्टार्टिंग में बड़ा आ दिख जाए, प्रति दिख जाए, यथा दिख जाए, ठीक है, मन दिख जाए, हर दिख जाए, भर दिख जाए, अनु दिख जाए, ये कभी भी आपको पहले दिख जाए ना, तो आप उसको कौन सा समास मारोगे, आप उसको अव्ययी भाव समास बताओगे। ठीक है, कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होगा। ओके, और इसमें एक और तरह का समास में इसका जो होता है टाइप होता है अव्ययी भाव समास में, रिपीटेड होता है, यानी कि जब भी आपको कोई वर्ड हाथों हाथ, दिनों दिन, गली गली दिख जाए, यानी कि आपको लगे कि दो शब्द एक जैसे, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, गली गली, ठीक है, बातों बात, ठीक है, तो ऐसे ऐसे वर्ड दिख गया रिपीटेड वाले, तो हमेशा उसको कौन सा समास आप बोलोगे, अव्ययी भाव समास। ठीक है, सो ये हमारा रहा समास का 6 जो भेद था मेन वो रहा। उसके बाद आपको एक और समास यहाँ पर देखना चाहिए जो होता है नज समास। ठीक है, नज समास कौन सा समास होता है, जिसमें नेगेटिव साउंड करता है, जैसे कि न चल, मतलब क्या हो गया, नहीं चल, बोलते ना अपने फ्रेंड को कि ना चल रहे वहाँ नहीं चल, तो इसका मतलब क्या होगा कि नेगेटिव बोल रहा है ना, नहीं जाने को बोल रहा है, ना लिख, बोलते ना कि ना नहीं लिखेंगे, तो क्या हम ऐसे ही बोल रहे हैं ना लिख, वर्ड में तो नहीं रहेगा कि नहीं लिखेंगे, वर्ड एक ही वर्ड में रहेगा, तो उसमें क्या रहेगा, ना लिख। ठीक है, तो ना लिखे नहीं बोला, नहीं लिखने, तो नेगेटिव साउंड जब भी करेगा वो कैसा होता है, नज समास होता है। ठीक है, ये भी पूछ दिया जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट समास है, और इसमें ट्रिक यही रहता है कि ये नज समास पहचानने के लिए इसके शुरू में वर्ड जो हमारा शब्द रहेगा उसमें आ रहेगा या फिर अन रहेगा, जैसे अचल, नचल। ठीक है, तो इस तरह से इसको पहचान लेते हैं। और इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि पद प्रधानता के आधार पर भी समास के भेद पूछ लेता है। ऐसे तो समास के भेद 6 बताएंगे, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और अव्ययी भाव समास। ठीक है, लेकिन पद प्रधानता के आधार पर भी समास के भेद पूछ लेता है, तो ये 4 टाइप के कौन कौन से, पहला तो द्वंद्व समास हो जाता है। ठीक है, जिसका द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास जिसका उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है जिसका हमारा पहला यानी पूर्व पद प्रधान होता है, फिर बहुव्रीहि समास होता है जिसका अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, तो इस तरह से 4 पद प्रधानता के आधार पर समास को और बांटा गया। और ये हमेशा याद रखना कि समास में पद जो होते हैं वो 2 होते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समाज में कितने पद होते हैं, तो 2 पद। जैसा शुरू में ही मैंने बोला था कि समास क्या है, 2 पदों का योग, या फिर बोल दिया जाता है कि समास
समास से रिलेटेड आ जाता है शब्द से भी, कि या तो आपको बोल देगा कि दो पदों का योग क्या कहलाता है या दो शब्दों का योग क्या कहलाता है, तो वो समास कहलाता है। तो आई होप सो आपको समास समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।